नमस्कार। बहुजन संवाद में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय देश का जनतंत्र का महाउत्सव शुरू है और उसमें खास करके बनारस उसका मुख्य केंद्र बना हुआ है। उसके कई कारण हैं। एक तो शुरू से बनारस सांस्कृतिक नगरी रही है, राजनीतिक नगरी रही है और ये माना जाता रहा है कि बनारस सांस्कृतिक नगरी है तो धार्मिक नगरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बनारस समाजवादियों की धरती रही है, वामपंथियों की धरती रही है और इस बीच कुछ दिनों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमा रखा है। और फिलहाल इसका महत्व, इसकी चर्चा इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री यहाँ हमारा वो सांसद प्रधानमंत्री चुन लिया गया है और वो 2 टर्म से प्रधानमंत्री है। अपने प्रधानमंत्री तो बनारस से इसके पहले भी हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, लेकिन उस समय उतनी उसकी चर्चा नहीं थी। ये जो आए हैं पूरी मार्केटिंग करके और गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात का मॉडल लेकर के पूरे देश के पैमाने पर आए और बनारस में उन्होंने कहा कि हम यहाँ गुजरात मॉडल से विकास करेंगे और पूरे देश का विकास करेंगे, बनारस का विकास करेंगे। और इस बार वो तीसरी बार के लिए यहाँ पर कैंडिडेट होने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है, प्रस्तुत की है और ये कहा जा रहा है कि उनकी तो इतनी यहाँ लोकप्रियता है और उनके विचारों का इतना यहाँ सामंजस्य हो गया है, इतना लोग आत्मसात कर लिए हैं कि उनके सामने कोई कैंडिडेट लड़ने वाला ही नहीं है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बनारस क्या था और आज बनारस कैसे क्या हुआ, इसका यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इसका कैसे हुआ है। शुरुआती दिनों में हम देखें तो 1952 में जो पहला चुनाव हुआ, यहाँ से डॉक्टर रघुनाथ सिंह चुने गए, कांग्रेस के टिकट से चुने गए और वो समाजवादी धारा के आदमी थे, आम आदमी के अपना रूप में। वो यहाँ बनारस में रिक्शे से चलते थे और रिक्शे पर भी शेयर में रिक्शा चलते थे। रिक्शे पर 2 सवारी बैठती थी तो एक सवारी रघुनाथ सिंह हुआ करते थे और एक सवारी उसके बगल में कोई भी बैठ जाता था। तो ये हमारे बनारस का इतिहास वहां से शुरू होता है। हमारे बनारस का प्रतिनिधित्व 3 बार होते। फिर उसके बाद सत्यनारायण सिंह यहाँ पर सांसद हुए। सत्यनारायण सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ सांसद हुए, तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिस्टों की धरती थी और वो यहाँ से सांसद चुने गए। उसमें यहाँ पर एक विधायक चुने गए थे, रुस्तम सैटिन, जो एक बार यहाँ जीते और यहाँ मंत्री भी बने। और उनका इतिहास यह है कि सब लोग तो जीतने के लिए याद किए जाते हैं, रुस्तम सैटिन बनारस से चुनाव हारे इस बात के लिए उनको याद किया जाता है। उनका मुकाबला उस समय तत्कालीन रूप से संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मुख्यमंत्री से उनकी टक्कर थी और यहाँ ऐसा था कि मुख्यमंत्री हार जाएगा, जबकि रुस्तम सैटिन पारसी हुआ करते थे और केवल उनका और उनका परिवार वहां हुआ करता था। आज की तारीख में लोग कहते हैं कि ऐसी जगह से लोग जहां हमारी जात बिरादरी के लोग ज्यादा हो और ऐसा हो, तो वो स्थिति वो बनारस हुआ करता था वो। फिर उसके बाद यहाँ पर राजा राम शास्त्री चुने गए। राजा राम शास्त्री समाजवादी, विशुद्ध समाजवादी धरती के आदमी थे, हालांकि कांग्रेस से चुने गए थे। उसके बाद चंद्रशेखर सिंह चुने गए जनता दल से। उसके बाद कमलापत त्रिपाठी यहाँ चुने गए। कमलापत त्रिपाठी जी कहने के लिए तो पंडित थे और अपना पूजा पाठ वाले पंडित थे, लेकिन उनकी भी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं से समाजवादी थी, आम आदमी के बीच घुल मिल करके काम करने वाले थे। फिर उसके बाद श्यामलाल यादव यहाँ चुने गए, अनिल शास्त्री चुने गए। ये सारा खेल शुरू होता है 1991 के बाद, जब पूरे देश को एक सांप्रदायिक आग में झोंक दिया गया और मुसलमानों का बहुत भयंकर तरीके से उत्पीड़न किया गया। और यहाँ उस समय एक हुआ करते थे शीश चंद्र दीक्षित जी, बड़े पुलिस अधिकारी बन के आए थे और उनके नेतृत्व में यहाँ पर दमन चक्र चला और उसी का पुरस्कार मिला श्री सिंह दीक्षित को कि यहाँ से वो जो संसद के लिए खड़े हुए 1991 में और पुलिसिया महकमा मिलाकर के जो भी जैसे तोड़ करके वो यहाँ पर सांसद हुए। उसके बाद से यहाँ पर स्थिति परिस्थिति बदली और उसी बीच याद आता है कि वह केवल राजनीतिक रूप से नहीं हो रहा था, ये आरएसएस और ये सारे लोग एक सांगठनिक रूप से भी एक आंदोलन के तहत यहाँ काम करते थे। उसी बीच एक पीरियड आता है 2000 का। 2000 में एक फिल्म मेकर थी, वो जो हमारा 5 तत्व छिछल पावक गगन समीरा, उस पर लेकर के वो पूरी एक सीरीज बनाना चाहती थी पिक्चरों की। फायर पिक्चर उनकी पहली आई, जिसमें शबाना आजमी थी और तरह तरह के लोग थे। आप सब लोग उस पिक्चर से परिचित हैं। दूसरे दौर में वो जो जल पर था, उस पर बना के उन्होंने वाटर पिक्चर बनाना चाहा था, बनाने के लिए आई अपना बनारस में और उसको शूटिंग यहाँ करना चाहती थी।
उसकी मुख्य नायिका शबाना आजमी थी। शबाना आजमी पूरा अपना बाल वाल छिलवा करके जिस तरीके से करती है कि वास्तविक सिनेमा का बनाने के लिए, और वहां उसका यहाँ बहुत प्रबल विरोध उसका हुआ, और खास करके सांप्रदायिक लोगों ने उसको ये कहा कि यह तो हमारे हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की अवहेलना की जा रही है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है। उसको लेकर के एक मूवमेंट चला। मूवमेंट क्या चला? अब चूंकि सरकार इनकी थी तो पूरी नौटंकी हुई। 80 घाट पर नाव पर खड़ा होकर के गले में पत्थर बांध करके हम कूद जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, इनको हम नहीं करने देंगे। और फिर उसके बाद उसी पर एक लंबे अरसे के बाद समाजवादियों ने, प्रगतिशील लोगों ने मोर्चा खोला और जम के संघर्ष हुआ, वैचारिक संघर्ष हुआ। उसी समय एक संस्था यहाँ बनाई गई, साझा संस्कृति मंच। साझा संस्कृति मंच में तमाम जितने जनवादी लोग थे, प्रगतिशील लोग थे, राजनीतिक दलों की बाउंड्री तोड़ करके अपना सब लोगों ने वो किया और कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, वाटर पिक्चर बनेगी। लेकिन चूंकि शासन प्रशासन इनका था, सबका संरक्षण, तो उनको ले जाकर के ताज होटल में उनको बंद कर दिया गया, पूरे यूनिट को, समाना को, और हम सारे लोगों से उनका संपर्क नहीं हो पाया। उनका संपर्क अपना शासन प्रशासन के ही माध्यम से हुआ करता था। जो लोग चंद मुट्ठी भर लोग थे, अपना जिन लोगों ने उस मुहिम को चला रखा था कि उसकी फिल्म की शूटिंग नहीं होने दी। उसी दौरान और अपना फिर तो उसके बाद से अपना जो घटनाक्रम आता है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर लगातार अपना सांसद होता रहता है। बीच में अपना कांग्रेस भी 2004 में एक बार चुनाव जीती थी। और फिलहाल जो स्थिति बनी है कि अब मोदी जी के एक गुजरात मॉडल की तो पोल खुल चुकी है। अब वो दिखा रहे हैं चाइनीज झालर लगा करके, और ये आने के बाद उन्होंने एक काम किया कि बनारस को तोड़ दिया, बनारस की सभ्यता संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जो बनारस हुआ करता था, पक्का बहाल बनारस हुआ करता था, उसको इन्होंने तोड़ दिया। ललिता घाट, घासी टोला, वो पूरा इलाका उन्होंने तोड़ दिया, और तोड़ करके भव्य, उनका क्या था, अपना पहले तो दिव्य बनारस हुआ करता था, दिव्य काशी हुआ करता था, बाबा भोलेनाथ की नगरी, उसको इन्होंने भव्य बनाया। और भव्य बना करके क्या किया कि कॉरिडोर बनाया, और कॉरिडोर में ही मैं अपना क्या किया कि कारपोरेट कल्चर में वहां दुकानें बनाई, वहां हॉल बनाया, वहां सब कुछ। और आज की तारीख में वहां बाबा का दर्शन करना भी महंगा हो गया है, उस पर शुल्क लगता है। सामान्य शुल्क, सबसे कम शुल्क जो है वो 300 रुपए का। 300 रुपए आप करेंगे तो उनके गेट से जाकर के पनारी एक लगी हुई है, आप उस पर पानी गिरा दीजिए, बाबा तक अपना पानी पहुंच जाएगा। अगर बाबा का स्पर्श करना है तो उसके लिए वीआईपी आपको होना जरूरी है, और उसकी सुविधा अलग तरीके की है। और उस कॉरिडोर में तमाम हाल बने हैं कि आप उसको बुक कराइए, लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, फिर वहां जाकर के आप जो चाहे सो पार्टी कीजिए, जो चाहे सो खान पान कीजिए, सब आपके लिए छूट है। इन्हीं संदर्भों में एक विद्यार्थी था, बनारस की ही, अपना मिट्टी में रचा बसा, अमित सिंह, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, पुर्तगाल में है, वहां से स्कॉलरशिप पर आए, और इसी बात पर उन्होंने अपना पूरा शोध किया। उस समय तो जो जैसी स्थिति परिस्थिति आई, अब चूंकि सरकार इनकी थी तो उसको पैक करके भेज दिया गया, और वो फिर उसके बाद अबेर आगे संघर्ष कैसे क्या किया जाए, तो वो पिक्चर फिर उन्होंने अपना जाकर के मध्य प्रदेश में शूट किया उसको। लेकिन वो वास्तविकता तो नहीं आ पाई, जो चीज बनाना चाहती थी वो चीज नहीं बन पाई। उस पर व्यापक एक शोध प्रबंध प्रस्तुत किया, और उस पर अवार्ड भी मिला अपने अमित सिंह जी को। और अमित सिंह की वो पुस्तक आज की तारीख में वो प्रकाशित भी हो चुकी है, भारत में हिंदुत्व एक दृष्टिकोण। हमारे साथ अमित सिंह जी हैं। हम चाहेंगे कि वो उस पूरी प्रक्रिया पर अपना विचार रखेंगे पुस्तक के संदर्भ में, और उसके बाद उस पर चर्चा करने के लिए इस पूरी पृष्ठभूमि पर कि बनारस को किस तरीके से प्रयोगशाला ये लोग बना रहे हैं, नफरत की प्रयोगशाला ये लोग बना रहे हैं, और आज की तारीख में भी उसकी पराकाष्ठा। लेकिन अब इनकी पोल पट्टी खुल गई है, बनारस से भी आवाज उठी है और दुनिया के पैमाने पर आवाज उठी है, और उनकी पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है। प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, द्वितीय चरण के लिए आज उसकी ये प्रचार उसका बंद हो जाएगा, और 26 तारीख को उसका वोट पड़ने वाला है। तो बनारस की उसमें क्या भूमिका है, इसको कैसे ये लोग प्रयोगशाला के रूप में वो बनाते जा रहे हैं, इस पर हम व्यापक चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है। आइए हम आपसे परिचित कराएं। हमारे साथ देश के या दुनिया के जाने माने समाजशास्त्री और विद्वान प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है राम पुनियानी। हमारे साथ बंबई के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सलीम खान साहब हैं। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ ये कहकशा परवीन जी हैं लखनऊ से। आप खास करके जेंडर पर काम करती हैं, गरीबों और ये
सांप्रदायिकता को लेकर के आपका महत्वपूर्ण काम हुआ करता था, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ी है जागृति राही जी, जो उस समय जो साझा संस्कृति मंच की टीम बनी थी उसकी एक प्रमुख कार्यकर्ता हुआ करती थी आप भी, और आप गांधीवादी दर्शन, गांधीवादी जीवन मूल्यों से ओतप्रोत है, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित सिंह, जो ये रिसर्च फेलो हैं, पीएचडी करने के बाद ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सोशल स्टडीज है पुर्तगाल के। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर अमित सिंह अपनी बात को पहले रखें, उन्होंने उस दौरान क्या देखा और उस पर वो अपने शोध के रूप में क्या पाए, और बनारस को किस तरीके से सांप्रदायिकता का हब बनते हुए उन्होंने देखा अपनी पुस्तक में, अपने थीसिस के दौरान। डॉक्टर अमित सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कोयम्बरा, ये पुर्तगाल में है, जहां से मैंने पिछले साल पीएचडी किया है। और जो पीएचडी किया है उसकी परिणति एक किताब के रूप में हुई जिसका नाम है एन अप्रोच टू हिंदुत्व इन इंडिया। तो बेसिकली मेरा जो रिसर्च था एक केस स्टडी पे आधारित था। एक फिल्म आई थी बनारस में शूटिंग के लिए, उसका नाम था वाटर। तो फिल्म की शूटिंग जब हो रही थी तो किसी तरीके से जो हिंदूवादी तत्व थे उनको लगा कि ये फिल्म जो है वो हिंदू धर्म या कह सकते हैं कि हिंदू विधवाएं जो हैं उनको गलत रूप से दिखा रही है। तो और भी मुद्दों का आक्षेप लगाते हुए उन्होंने फिल्म के सेट को तोड़ दिया। लेकिन अच्छी खास बात ये थी कि जैसे ही ये सेट तोड़ा गया उसके विरोध में शहर के जो बुद्धिजीवी थे, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, एक्टिविस्ट, एकेडमिक्स, इन्होंने मिल करके साझा संस्कृति मंच नाम से एक संस्थान बनाई जो पहले से ही था, और इसका विरोध शुरू किया अलग अलग लेवल पे। तो मेरी केस स्टडी इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि ये जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं ये बहुत पहले से ही लिबरल फोर्सेस जो हैं भारतीय समाज में, इनका विरोध कर रही है। चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, वुमेन्स राइट हो, जेंडर राइट्स हो, रिलीजियस इक्वालिटी। तो अगर इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी हमारे संविधान का एक हिस्सा बना, जिसका विरोध इन ताकतों ने किया, क्योंकि इनको लगा कि जो रिलीजियस इक्वालिटी है अगर मुस्लिमों को मिल जाएगी तो वो इनकी जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, वो उसके खिलाफ जाती है। हिंदुत्व जो सिद्धांत है ये एक प्रकार का पॉलिटिकल हिंदुइज्म है जो रिलीजन और नेशनलिज्म को मिला करके एक मास फ्रेंजी क्रिएट करता है, और ये दिखाता है कि उससे हमारी संस्कृति जो है खतरे में है। तो ये मानते हैं कि जो मॉडर्न आइडियाज है, ह्यूमन राइट्स हुआ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुआ, वुमेन्स राइट्स हुआ, ये सारी जो चीजें हैं वो एक हिंदू राष्ट्र है उसके लिए खतरा पैदा करती है। तो हम फिल्म वाटर को उस संदर्भ में देखते हैं। फिल्म का सेट इसलिए तोड़ा गया क्योंकि हिंदुत्ववादी ताकतों को लगा कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म में दिखाया गया कि हिंदू विडोज जो है उनका सिचुएशन जो है हिंदू विडोज शेल्टर्स बनारस में बहुत खराब है, और उसमें ये भी दिखाया गया कि ब्राह्मण उनका शोषण कर रहे हैं। तो हालांकि ये फिल्म एक प्रकार से फिक्शन थी, लेकिन फिर भी इसका विरोध हुआ और इसके सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो प्रतीकात्मक रूप से फिल्म ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं हिंदू फंडामेंटलिज्म और ह्यूमन राइट्स, खासकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डिसेंट जो है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट है। तो मैंने सेकुलरिज्म को आधार बनाते हुए इन संघर्षों का एक तरह से विश्लेषण किया, और राजीव भार्गव एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिनका आइडिया है कॉन्टेक्चुअल सेकुलरिज्म का। मैंने उसको इस्तेमाल करते हुए इस संघर्ष का एनालिसिस किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो हिंदू नेशनलिज्म है ये फंडामेंटली इनकॉम्पिटेबल है, एंटी डेमोक्रेटिक है, और ये ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ जाता है। और दूसरी बात ये भी देखी गई कि जो हिंदू नेशनलिज्म है ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डिसेंट को लेके एक्सट्रीमली इनटॉलरेंट है, क्योंकि हिंदुत्व, जिसको हम लोग पॉलिटिकल हिंदुइज्म भी कहते हैं एक प्रकार से, ये एक मनुस्मृति पे आधारित समाज की स्थापना करना चाहता है, जहां पे कि जो दलित हैं और मुस्लिम हैं और महिलाएं हैं, इनका जो दर्जा है वो बराबरी का नहीं होगा। मतलब हिंदू नेशनलिज्म सिटीजनशिप राइट में यकीन नहीं करता, बल्कि एक सेवक वाली समाज जो होता है उसको बनाने की कोशिश करता है।
और इस प्रक्रिया में ये वायलेंस को भी जस्टिफाई करता है। ये पूरी तरीके से अथॉरिटेरियन है और पेट्रियार्कल सोसाइटी को सपोर्ट करता है और इनके अंदर लिबरल वैल्यूज की जगह नहीं होती है। तो इस केस को हम इस संदर्भ में देखते हैं और हम पाते हैं कि जिन लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने दोनों ग्रुप का इंटरव्यू लिया, एक वो जिन्होंने सेट को तोड़ा था और दूसरे वो जो इस फिल्म के समर्थन में आए थे। और ये पाया कि जो हिंदुत्व है, जो जिन प्रवृत्तियों का उभार सन 2000 में हुआ था जब ये घटना बनारस में हुई थी, दरअसल वही प्रवृत्तियां आज हमारे समाज में देखने के लिए मिलती हैं, खासकर सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे। जैसे कि इंटॉलरेशन टू डिसेंट, असहमति को लेके हिंदुत्व है बहुत असहिष्णु है, जो कि वाटर केस में देखा गया। वहां पे फिल्म की जो स्टूडियो था उसको तोड़ डाला गया, हालांकि उसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने एक तरह से फिल्म को शूटिंग करने की इजाजत नहीं दी। ये भी दिखाता है हमें कि हमारा देश सेकुलर जरूर है, लेकिन बहुत से मुद्दों पे ये फेल हो जाता है और ये हमें हिंदू रूढ़िवादी ताकतों के साथ खड़ा हुआ दिखता है। जैसे कि इस केस में, जैसे कि के.एन. पनिक्कर ने भी कहा है कि सेकुलरिज्म जो है, बहुत सी इसकी असफलता की वजह से ही आज हालात ये हो गए हैं कि जो कम्युनलिज्म है ये एक तरह से हावी हो गया है और हमारे जो पब्लिक स्पेस है उस पे एक तरह से कट्टरवादी ताकतों का एक डोमिनेशन क्रिएट हो गया है। तो इन कुछ मामलों में सेकुलरिज्म फेल हुआ है, तो जरूरत है उसका एक अल्टरनेटिव क्रिएट करने की। ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्तमान संदर्भों में हम भारत को जिस ओर जाता हुआ देख रहे हैं, उन प्रवृत्तियों का उभार वैसे तो पहले से था, लेकिन सन 2000 में ये वाटर फिल्म को लेकर जो विवाद हुआ था वो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। इंटॉलरेशन दिखा था उस समय, जो वायलेंस था हिंदुत्व ग्रुप के द्वारा वो भी दिखा था। तो उस समय ये इतने मजबूत नहीं थे क्योंकि समाज पे उनकी पकड़ बढ़ रही थी, लेकिन उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन अभी हम देखते हैं क्योंकि ये ताकतें उस समय किनारे थी, अब ये मेन स्ट्रीम में हो गई हैं, अब ये पूरी तरीके से हावी है। तो जो चीज बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से शुरू हुई, वाटर में दिखी, अभी वही वर्तमान स्थिति में चल रही है। लेकिन मैं अपनी बात कहते हुए समाप्त करना चाहूंगा, जैसे कि क्रिस्टोफर जेफरलेट ने कहा, जो हिंदू नेशनलिज्म पे एक बहुत बड़े विद्वान है, उन्होंने कहा कि अगर स्थितियां ऐसी ही चलती रही तो भारत धीरे धीरे पाकिस्तान में परिणति हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है और जो इंडिया है ये भी हिंदू स्टेट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि केवल यहाँ पे इस्लामोफोबिक प्रवृत्तियां ही डोमिनेट रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ किसी प्रकार का जो डिसेंट है, किसी प्रकार का भी विरोध है, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो हिंदुत्व है वो केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, हिंदुत्व हर उस शक्ति के खिलाफ है जो उसे चुनौती देती है। ये फेमिनिस्ट भी हो सकते हैं, सेकुलरिस्ट भी हो सकते हैं, ये मार्क्सिस्ट भी हो सकते हैं, कम्युनिस्ट, ये कोई भी हो सकता है। ये कोई साधारण कह सकते हैं किसान भी हो सकता है, पहलवान भी हो सकता है, जैसे हमने देखा है। तो मेरी जो किताब है, अपने रिसर्च में दरअसल मैंने कुछ नया नहीं पाया, लेकिन ये जो पुराने रिसर्चर थे ये उस बात को कंफर्म करती है। इस रिसर्च का कंट्रीब्यूशन केवल इस मामले में है कि बनारस में जो रेसिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि बनारस शुरू से ही एक ऐसी धरती रही है जहां ऐसी ताकतों के खिलाफ शुरू से ही कुछ आवाज मुखर होती रही है। हम प्रेमचंद की बात करते हैं, कबीर दास जी की बात करते हैं, धूमिल की बात करते हैं, ये सारे लोग थे ऐसी ताकतों से लड़ते आए थे। और वाटर में जो रेसिस्टेंस हुआ था ऐसी ताकतों के खिलाफ, ये उसी को शो करती है। और अच्छी बात है कि औरतों की भागीदारी इसमें बड़े पैमाने पे थी, दरअसल उन्होंने ही एक तरह से इनिशिएटिव ली थी। तो बनारस इसमें एक चुनौती के तौर पे कह सकते हैं कि हिंदुत्व को चुनौती देता हुआ दिखता है। हालांकि इस केस में सफल नहीं हो पाया बनारस में, क्योंकि वाटर फिल्म की जो शूटिंग थी उसकी इजाजत नहीं दी गई। लेकिन अल्टीमेटली ये एक मॉडल तो प्रस्तुत करती ही है। आने वाले समय में या आने वाली जो सदियां हैं, जो पीढ़ियां हैं, उसमें ये बात दिखती है कि बनारस शुरू से ही एक रेसिस्टेंस की यहाँ पे धारा बहती रही है। और इस फिल्म में जो विरोध हुआ उसको ये प्रमाणित करती है कि हाँ, यहाँ पे है विरोध की धारा है हिंदुत्व की। भले ही ये हिंदुत्व का एक सीट हो, लेकिन यहाँ और भी है। बनारस केवल हिंदुओं की नगरी नहीं, ये बुनकरों की नगरी है, ये उन सभी की नगरी है जो यहाँ रहते हैं। तो मेरा रिसर्च कहता है हाँ, रेसिस्टेंस इज पॉसिबल। और ये भी कहता है कि जो हिंदुत्व है और डेमोक्रेसी है ये इनकॉम्पेटेबल है। अगर हिंदुत्व रहेगा, देश में शासन करेगा, तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है, उसका पतन तय है। धन्यवाद जी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस तो नगरी रही है कबीर दास की, जो खुलेआम कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ,
और जिस तरीके से वो दोनों समुदायों के ऊपर लगातार प्रहार करते हैं, हमला करते हैं, लेकिन उनका भी विरोध प्रतिरोध बहुत हुआ, तुलसीदास का भी विरोध प्रतिरोध यहाँ बहुत हुआ, लेकिन जिस तरीके से वाटर का विरोध प्रतिरोध हुआ, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता के संरक्षण में ही इस तरीके के अराजक तत्व चल पाते हैं। तो उसके बाद हम जिक्र करें कि ये लोग पूरे सांस्कृतिक परंपरा के विरोधी हैं। अभी जैसे यहाँ पर ये अपने एक साहित्यकार काशीनाथ जी हैं, काशीनाथ जी का पाड़े कौन कुमत तुहे लागी, उनका एक उपन्यास है, उस पर बेस बनाया करके इन्होंने मोहल्ला 80 बनाया है। या उनके उन्हीं पर बेस करके था कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। और शायद पहली बार एक लंबे अरसे के बाद बनारस में थिएटर में लोग टिकट लेकर के देखने गए और टिकट लोगों को नहीं मिला, वहां झगड़ा हुआ, मारामारी हुआ, सारे बंधन टूट गए और उसमें लोग नीचे से ऊपर तक खचाखच भर के देखते रहे। और उनके ये दोनों उपन्यास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, बनारसी स्तर के उपन्यास है, और ये जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको तोड़ने वाले उपन्यास है। और खास करके वो जो उनका था पाड़े कौन कुमत तो लागी, जो उस पर बनी है अपना पिक्चर मोहल्ला 80, मोहल्ला 80 में तो उन्होंने शंकर जी की मूर्ति तोड़ करके अपना वहां पर जो पाखाना शौचालय बनवा देते हैं और उसको दे देते हैं किराए पर। तो मैंने उनका कहना है कि किस तरीके से सांस्कृतिक क्षरण हुआ है और पूंजीवाद का कैसे प्रवेश हुआ है, कारपोरेट कल्चर कैसे आया है, और वो भी पिक्चर बहुत ही मार्वलस रही। तो लेकिन उस समय जो स्थिति परिस्थिति थी और वह जो संघर्ष का दायरा चला उसकी प्रत्यक्ष गवाह थी, उसमें हमारी साथी थी अपने जागृति राही जी। तो हम चाहेंगे कि जागृति राही जी अपना उस संदर्भ में बनारस की पर अपनी टिप्पणी दें। जी नमस्कार आप सभी पैनलिस्टों को और बहुजन संवाद के दर्शकों को। ये बात सही है कि बनारस में एक कल्चरल रेजिस्टेंस कट्टरता के प्रति रहा है। वो कट्टरवाद का और हिंदू धर्म का केंद्र मतलब एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी रहा है। विश्वनाथ मंदिर होने की वजह से एक काशी शिव की नगरी कही जाती है, तो काशी कबीर की नगरी भी कही जाती है, काशी रविदास की नगरी भी कही जाती है, काशी बुद्ध की नगरी भी कही जाती है और काशी अच्युत पटवर्धन और जय कृष्णमूर्ति की नगरी भी कही जाती है। तो दर्शन की बात करें तो सब तरह के दर्शन सांख्य से लेकर के और बुद्ध से लेकर के हर तरह के दर्शन और धर्म की नगरी कही जाती है। यहाँ पे जैन धर्म के भी तमाम स्थल हैं, तो ये वजह से इसको सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता रहा है। और वो कल्चरल जो आपस में जो फ्रेंडली एक तरह से लड़ाई रही है, संघर्ष रहा है, वैचारिक जो भिन्नता रही है, उसको यहाँ आदर दिया जाता रहा है, इसलिए इसको सांस्कृतिक विभिन्नता की नगरी कहा जाता रहा। ये बुनकरों की भी नगरी है, ये सारे आर्टिजन्स की नगरी है और ये तमाम पंडितों और पंडों की भी नगरी है। तो ये सारी चीजें बनारस को खास बनाती हैं और इसीलिए सारी दुनिया के लोग इसको देखने आते रहे कि ये प्राचीनतम जीवंत नगरी है इस हिस्से की पूरे दुनिया की। तो आज वो जो पहचान है वो बदलने की कोशिश, जैसा बताया पूर्व वक्ता ने कि 91 से सीरियसली संघ परिवार करने लगा जो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करता है। और उसने सोच समझकर बनारस में 91 से बाबरी मस्जिद की तरह ही ज्ञानवापी का इशू उठाना शुरू किया और लगातार उसको इसके आसपास तमाम जो मोहल्ले यहाँ आपस में एक सड़क के दोनों तरफ हिंदू मुसलमान बड़ी आबादी रहती है, लगभग 45 और 50 का रेशियो है, उसके बीच में विवाद खड़े करने की हर मोहल्ले में एक कोई स्पॉट ढूंढकर उन्होंने सीरियसली कोशिश की और इसको एक प्रयोगशाला बनाया। और मैं एकदम गंभीरता से, क्योंकि मैं 20-25 सालों से बुनकरों के बीच में, मल्लाह कम्युनिटी के बीच में काम करती आई हूँ, मुझे मालूम है कि एक एक मोहल्ले में उन्होंने कोई ना कोई मंदिर और मस्जिद यहाँ हर कहीं आपको हर मोहल्ले में अगल बगल दिखाई देगा, एक कोई खाली ज्ञानवापी नहीं है।
कोई ना कोई मजार हर जगह आपको साथ में मंदिर के लगी हुई दिखाई देगी। और उन सारे स्थलों को चिन्हित करके उन्होंने विवाद खड़े करने की कोशिश की। खाली इतना ही नहीं, नजीर बनारसी हो या और तमाम जो बनारस की साझा संस्कृति की पहचान हुआ करते थे, उनके परिवारों पर हमले किए गए। और मैं इसलिए फिर एक समय ऐसा आया कि जब काशी विश्वनाथ की तरह ही जो सबसे ज्यादा सम्मानित मंदिर है संकट मोचन का, उस मंदिर के अंदर भी बम विस्फोट हुआ, और जहां गंगा आरती होती है वहां भी बम विस्फोट हुआ, स्टेशन पे भी बम विस्फोट हुआ। लेकिन उस रात को बनारस के मुफ्ती साहब और संकट मोचन के महंत साहब, उनको जरूर याद करना चाहिए, वो दोनों लोग और सोनिया गांधी जी आई तुरंत भागकर और हाथ पकड़कर बनारस की सड़कों पर निकले और दंगे नहीं होने दिए। तो जब केवल वाटर फिल्म से या साझा संस्कृति मंच से नहीं, पूरी बनारस की नागरिक जनता, बिशप हो यहाँ के या यहाँ के मुफ्ती हो या यहाँ के महंत हो, सबने मिलकर बनारस को दंगों की आग में झुलसने से बचाया और बार बार कोशिश को नाकाम किया। ये अलग बात है कि वोटों में और वोटर लिस्टों में तमाम तरह की हेर फेर करके और तमाम मैनिपुलेशंस करके, हिंदू मुसलमान का मुद्दा भड़का के या बनारस में पैसे झोंक कर कारपोरेट के वो जीत रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो वो चाहते थे कि नफरत की आग इतनी बढ़े और यहाँ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, ऐसा कुछ बनारस में अब तक तो नहीं हो पाया है। बहुत दूरियां बढ़ी हैं, बहुत तरह की कोशिशें हुई हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि अभी पिछले सालों में भी ये इन्होंने किया कि अफवाह उड़ाई, प्रशासन को लगाया कि एक जो बहुत यहाँ की फेमस गली है जिसमें कभी गाने वाली यहाँ रहा करती थी जो आजादी की लड़ाई में भी लड़ी, उस गली में अभी बहुत ज्यादातर मुस्लिम दुकानदार हैं। उस गली के अंदर से तहखाना, और वो विश्वनाथ मंदिर के बगल में तहखाना गया हुआ सुरंग बना ली है और बम विस्फोट होने जा रहा है, इस टाइप की अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन एक पुलिस की अधिकारी, महिला अधिकारी मैं पर्सनली जानती हूँ, खड़ी हो गई और कही कि मैं ये नहीं होने दूंगी, और मैं बिल्कुल किसी भी, उसकी वजह से उसको सजा मिली, उसका ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो महिला खड़ी हो गई कि मैं जानती हूँ ये झूठ है और मैं नहीं होने दूंगी इसको। तो ऐसे लोग हमेशा मिल जाते हैं बनारस को लकीली, और बनारस के तमाम नागरिक संगठन है जो टारगेट में भी है, अभी निशाने में भी है, हम जानते हैं, ऐसे तमाम लोग खुद उसमें आते हैं जिनके ऊपर ये प्रशासन और सरकार यहाँ की निगाह लगातार है। अभी जब आप जानते हैं नागरिक जो कानून आया, तो उसको लेकर के भी जब हिंद बाग के आंदोलन समर्थन में बनारस में लड़ने की और धरना देने की कोशिश हुई, तो उसमें कोई मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी। सब जो वो ज्यादातर बीएचयू के छात्र और बनारस के नागरिक के लोग थे जिन्होंने कहा कि हमको ये कानून नहीं चाहिए जो भेद करता है। ये आपका नेटवर्क हमको लग रहा है चला गया है। हम चलेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी के पास। अभी हमने जिक्र किया था 1991 का। 91 का चुनाव जीत करके शीर्षन दीक्षित आए। उसके पहले 89 में यहाँ पर एक बड़ा दंगा व्यापक कराया गया था और उसमें शीर्षन दीक्षित यहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारी थे और यहाँ के एसपी हुआ करते थे जितेंद्र पांडे असम क्या थे। उन्होंने जो बनारस के आइकान है नजीर बनारसी कबीर के बाद उनको दूसरा कबीर कहा जाता है, उनके दामाद को भरेआम सड़क पर वही मदनपुरा उनकी दुकान के सामने, डॉक्टर थे वो महबूब या क्या नाम था, उनकी दुकान के सामने सड़क पर उतार करके और पटक के उनको मारा गया और मार डाला गया। तो ऐसे आतंक और दंभ के वातावरण का जिसने निर्माण किया था उस शीर्षन दीक्षित यहाँ पर कैंडिडेट बनते 91 में और तमाम बाधाओं अपना तमाम उपक्रमों का उपयोग करते हुए वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं। वहां से एक तरीके से ट्रेंड यहाँ चलता है और भारतीय जनता पार्टी ओरिएंटेड लोग, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में, और तब से लगातार एक कब्जा। और अब तो हद हो गई, गुजरात का मॉडल दिखा करके अपने मोदी जी आए हैं और वो तीसरी बार भी दम्भ के साथ, इस बार का दम्भ तो ये है कि उनका कहना है कि हम तो निर्विरोध जीतेंगे, मोदी के तो कोई अपोजिशन में आने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है।
और उसका उदाहरण लोगों ने सूरत को पेश किया है। कल जिस तरीके से सूरत में निर्विरोध निर्वाचन इन्होंने कराया, तो यह जो आतंक का वातावरण ये बना करके और उसमें खास करके नफरत की जो प्रयोगशाला बनाने का प्रयास पूरे देश में हो रहा है और उसको मॉडल के रूप में ये लोग बनारस को विकसित करने के बारे में सोच रहे हैं या करते जा रहे हैं। आप किस पर टिप्पणी प्रोफेसर राम पुनियानी? बहुत धन्यवाद आनंद जी। पहले तो मैं अपने नौजवान साथी डॉक्टर अमित सिंह को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण थीसिस की है और ये इनकी थीसिस में जैसे वाटर को केंद्र में रखा गया, बनारस के संदर्भ में रखा गया और हिंदुत्व की राजनीति को समझने की कोशिश की गई और इन तीनों धरातल पर मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक जो अभी बताया उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उनकी थीसिस बहुत सफल रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर जो उनकी किताब है वो दूर दूर तक पहुँचेगी और लोग इससे सीखेंगे। अब जैसे वाटर फिल्म को लिया जाए तो भारत में जो ट्रेडिशनल हिंदू में जो विधवाओं की परिस्थिति थी तो ये उसका एक उच्चतम बिंदु बनारस में दिखता था। बनारस में जिस प्रकार से बूढ़ी महिलाओं को, विधवाओं को रखा जाता था, उसके बारे में मैं केवल इतना ही एक जोड़ सकता हूँ कि महाराष्ट्र में जब ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले काम कर रहे थे तो वो भी ये विधवाओं के बारे में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है। और ये हमारे समाज का जो दकियानुसी पहलू है कि विधवाओं को किस प्रकार से ट्रीट करना, बनारस उसका एक उच्चतम उदाहरण था और उसमें वाटर फिल्म का बनना एक मेरे ख्याल से समाज सुधार की तरफ की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कोशिश थी। अब ये जहाँ तक फिल्म का सवाल है तो उसका विरोध क्यों किया गया, ये एक पक्ष है और बनारस के बाद दूसरा पक्ष है और विरोध करने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है और वो अमित जी ने अच्छे से बताया कि जो हिंदुत्व की राजनीति है वो इस प्रकार के सुधारों के विरोध में है जो समाज में समता की बातें करती है। और इसमें मैं थोड़ा सा इतना जोड़ दूं कि जैसे इसके पीछे सबसे बड़ा संगठन हिंदुत्व की राजनीति का जो सबसे बड़ा ड्राइवर है वो है आरएसएस। तो मैं आपके दर्शकों को और आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आरएसएस ये एक पुरुष प्रधान संगठन है, इसमें महिलाओं की कोई जगह नहीं है और महिलाओं के लिए जो संगठन है उसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। तो पुरुषों के संगठन में नाम है स्वयं, यानी उनका खुद का एक अस्तित्व है और स्त्रियों के संगठन में स्वयं शब्द गायब है। इससे उनका वो जो पैट्रियार्कल माइंडसेट तो वैसे पूंजीवादी समाज में भी है, पर पैट्रियार्कल माइंडसेट, पुरुष प्रधान सोच का ये जो सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है वो फंडामेंटलिस्ट कम्युनल फोर्सेस में मिलता है। तो वो आपने इसमें पहलू को अच्छे से लाया है कि विधवाओं की क्या परिस्थिति थी, उसको हाईलाइट करने के लिए फिल्म आई। अब दूसरा जहाँ तक बनारस का है उसके बारे में जागृति जी और आनंद जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि भारत के बहुत सारे अलग शहरों के समान, ये भी मैं कहना चाहूँगा, बनारस तो इसका एक उच्चतम बिंदु है जो हमारी मेल जोल की सभ्यता संस्कृति को बताता है। पर भारत के ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनमें इस प्रकार की सभ्यता संस्कृति रही है, पर बनारस का खास स्थान क्यों है? क्योंकि जैसे आपने बताया संत कबीर है और दूसरा कबीर जिनको कहा जाता था वो कवि हैं और मैं इस बनारस को एक इस चीज़ के लिए याद रखता हूँ कि वहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो भारत के सबसे बड़े शहनाई वादक, और वो हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर हिंदू मंदिरों की प्रशंसा में अपनी शहनाई की कला को उन्होंने इतना प्रसिद्ध किया कि वो हर जगह एक प्रकार से लागू हो गई। तो इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। और दूसरा उदाहरण जो दिया, जब संकट मोचन मंदिर के वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वहाँ के मौलवी साहब, वहाँ के जो पंडित जी थे और सोनिया गांधी, ये तीनों आकर इन्होंने वहाँ दंगे नहीं होने दिए। ये बहुत बड़ी बात बनारस की खासियत है, क्योंकि नहीं तो ऐसी परिस्थिति में दंगों इनके लिए दंगे करवाना आसान होता है। हिंदुत्व की राजनीति का एजेंडा जो है मुख्य तौर से जो डेमोक्रेसी के पहले का समाज था, जो राजाशाही थी, जो व्यवस्था पहले चलती थी जिसमें जन्मजात ऊंच नीच एक तरफ तो वर्ण की, जाति की
पुरुष और स्त्री की, और तीसरी मजदूर और जमींदार की। ये तीन प्रकार की ऊंच नीच ये लोकतंत्र के आने की पहले की समाज की ऊंच नीच है। और सांप्रदायिक राजनीति, कोई भी सांप्रदायिक राजनीति हो, वो इस्लाम के नाम पर हो, बुद्ध धर्म के नाम पर हो, ये उनको उस प्रकार के पदक्रम, जिसको अंग्रेजी में हायरार्की कहते हैं, ये तीनों हायरार्की को बचा के रखने का प्रयास है। आखिर में हिंदुत्व की राजनीति क्या है, आरएसएस का एजेंडा क्या है? तो अमित जी ने अच्छे से बताया कि एक तरह से वो मनुस्मृति की बात करते हैं, और मनुस्मृति का यहाँ भी एक और मैं उदाहरण देता हूँ कि एक तरफ बाबा साहब आम्बेडकर को भी इसमें लाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने मनुस्मृति का दहन किया। क्यों किया? कि भाई इसमें शूद्र और स्त्रियों और मजदूरों की गुलामी की अवस्था दी जाती है। और वही बाबा साहब आम्बेडकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। तो हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो वाटर फिल्म के एक्ट के साथ पूरा सामने आ गया। और मैं उसके साथ जोड़कर जो अमित ने अपनी थीसिस में काम किया है वो उससे बिल्कुल सहमत हूँ। एक तो ये उदारमतवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र के बाकी मूल्यों के पूरी तौर से खिलाफ है। उसका प्रतिबिंब हम आज भी देख रहे हैं। पिछले 10 साल से जो सरकार है उसमें ये सब चीजें धीरे 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 करके लाई जा रही है। चौथी बात ये भी है, इसमें ये मुख्य बात रहती है कि जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो विचार करने वाले होते हैं, लोकतंत्र के आधार पर चलते हैं, उनको भी एक प्रकार से प्रताड़ना दी जाती है, जैसा हमने भीमा कोरेगांव के केस में देखा। तो ये पूरा जो सांप्रदायिक राजनीति का एजेंडा है, मिली जुली सभ्यता संस्कृति को ये नहीं मानते, और इसलिए बनारस में मिली जुली सभ्यता संस्कृति इतनी मजबूत थी कि उसको वो थोड़ा डेंट कर पाए होंगे, थोड़ा उसको प्रभावित कर पाए होंगे, पर उसको वो वहाँ समाप्त नहीं कर पाए। और उनका एजेंडा वही है कि मिली जुली सभ्यता संस्कृति के बदले एक ब्राह्मणवादी संस्कृति को पूरे समाज पे, पूरे देश पर ला दी। ये उनका एक एजेंडा है। और दूसरा, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उनके इसमें डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं है। अभी जैसे आप देखिए, दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो डेमोक्रेसी का मूल्यांकन करती हैं, किस देश में कितनी डेमोक्रेसी चल रही है। तो भारत में ऑलरेडी वो कह रहे हैं ये इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है, ये चुना हुआ अधिनायकवाद है। तो वो उस अवस्था तक आ गए और बिना संविधान को बदले उन्होंने इस प्रकार की ऑटोक्रेसी को समाज में ले आए हैं। संस्थाओं के बीच में घुसपैठ कैसे की है, और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, और खास तौर से जो स्त्रियों की स्वतंत्रता है लैंगिक मामलों में, जिसको आज हम कहते हैं थर्ड जेंडर या जो भी उसके लिए सही नाम हो, उसके पूरे खिलाफ रहते हैं। और स्त्रियां समाज में एक दुर्गम दर्जे पर रहें, उसके इसमें अप्रत्यक्ष रूप से उनका जो राष्ट्र सेविका समिति है, कमल क्लब है, ये स्त्रियों को यही सलाह देते हैं कि जब तक आपको आर्थिक संकट न हो, आप घर से बाहर जाकर काम न कीजिए। और समझ तो ये है कि स्त्रियों की बराबरी का सबसे बड़ा पैमाना है उनकी आर्थिक स्वायत्तता, और ये उस आर्थिक स्वायत्तता को विरोध करते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे इसमें और उन लड़कियों पर किस प्रकार से श्री राम सेना ने आक्रमण किया था, वो हम सबको याद है। तो ये तीनों पहलू जो अमित ने इसमें लाए हैं वो बहुत अच्छे से उजागर होते हैं। उन्होंने अपनी जो बात की उसमें भी अच्छे से आती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी किताब में उनको ये और विस्तार से देखने को मिलेगा, और उनकी किताब ज़्यादा लोकप्रिय होती, इन मुद्दों को जनता तक मिलेगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं तहजीब के शहर लखनऊ से हमारी कहकशां परवीन जी हैं। परवीन जी, तहजीब के माने में तो लखनऊ को अपना सरोज सुप्रीम माना जाता है, लेकिन बनारस लंच टाइप का शहर है। यहाँ पर हर बात को खुलेआम खुल के लोग कह देते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जिस तरीके से अपना कबीरदास तो कबीरदास थे कि अपना लेकर के लुगाटी खड़े जाते थे, अपना चौराहे पर अपना मंदिर पर भी कमेंट करते थे, मस्जिद पर भी कमेंट करते थे। बाबू हरिश्चंद्र बाबू तो सारे बनारसियों पर अपना सीधा देखी तुम्हारी काशी, अगर उसको पूरा पढ़ दिया जाए कायदे से तो मुंह को पटक के लोग लतियाना शुरू करें यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नफरत की आग
और खास करके महिलाओं के प्रति जो बनारस में इस बीच डेवलप हुआ है। अभी जैसे हम अगर हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की घटना देखें तो वहां बच्चियों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, और उसमें भी सत्ता पक्ष के नेता लोग सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं, और उनकी FIR होने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो जनता के बीच नहीं आने पाता है, गिरफ्तारी हो जाती है तो अंदर ही उनको तमाम सुविधाएं मिल रही है। तो ये नफरत का जो हब हमारे बनारस को बनाने की अपना प्रयोगशाला शुरू हुई है, और वो तब से शुरू हुई है, और खास करके वाटर फिल्म को लेकर के। और उसके बाद से तमाम साहित्यिक लोग, जैसे काशीनाथ जी का ही हुआ, उनके तमाम उपन्यासों का, और उस समय भी उम्मीद की जा रही थी कि लोग उसका विरोध करेंगे, लेकिन यहाँ जनता उतने ही प्रबल रूप से खड़ी भी होती है। वाटर फिल्म की शूटिंग के दौरान भी ऐसा नहीं था कि बनारस खामोश था, बनारस समानांतर रूप से उनके साथ लगा हुआ था। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से जो हमारी फिल्म यूनिट थी और जो हमारी टीम थी साझा शक्ति मंच का, इन दोनों लोगों को साथ आने ही नहीं दिया गया। फल ये हुआ कि चंद लोग अपना खड़ा होकर के 80 चौराहे पर, 80 घाट पर अपना नौटंकी करते रहे, और उन्हीं के चलते ही उनका पैकअप करके शासन प्रशासन नहीं बड़ा वो हो जाएगा कर दिया। तो इन सारे संदर्भों में आप कैसे देखती हैं इस नफरत की बनती हुई प्रयोगशाला को? बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। मैं पूरे जो अभी पूर्व वक्ताओं को मैंने सुना, और जो पूरी बनारस की भूमिका जितना मैंने बचपन में पढ़ा, और अब जो बनारस को मैं देख रही हूँ, और पूरे उत्तर प्रदेश को भी देख रही हूँ, पूरे देश को देख रही हूँ। और वाटर फिल्म से आपने शुरुआत की है, हमारे बीच में अमित जी, उनको बहुत बहुत बधाई उनके पुस्तक के लिए। और आज के दौर में उनकी पुस्तक आ गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये इस बधाई के पात्र इस बात के भी होते हैं कि सरकार में इनकी पुस्तक आ गई और हिंदुत्व को फिर से इन्होंने चैलेंज कर दिया। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। हमने जो बनारस को बचपन में देखा था वो मुंशी प्रेमचंद की नजर से देखा था, राजा राम मोहन राय के रूप में देखा था हमने। हेलो, शायद नेटवर्क की इशू आ गई थी। तो ये पूरे बनारस, लेकिन हम जी, तो हमने ये पूरी पृष्ठभूमि को हम जोड़ेंगे न्यू इंडिया से जाकर के। ये वाटर तो एक बहाना था, और वाटर के टाइम में भी यही लोगों ने आवाज उठाई थी, और आज भी यही आवाज उठा रहे। कल भी उनका विरोध हुआ था, आज भी विरोध हो रहा है। जैसे कि आपने खुद ही बताया कि जब वाटर फिल्म वहां पे शूट नहीं हुई तो ये जाकर के मध्य प्रदेश में जाकर के शूट हुई। अंततः फिल्म तो आई ना, फिल्म लोगों ने देखा, उसकी समीक्षा तो हुई ना, लोग ने वाहवाही किया ना। उसी तरह से हम इस पूरे मुद्दे को न्यू इंडिया की बिगनिंग से देखना चाहेंगे कि ये जो न्यू इंडिया इतना खौफनाक शब्द है कि हम न्यू इंडिया में कुछ 4 शब्द और अगर हम न्यू इंडिया में जोड़ दें, जैसे कि जय श्री राम हम जोड़ दें, या भारत माता की जय हम जोड़ दें, या मुसलमान शब्द जोड़ दें, या महिला हिंसा का मुद्दा जोड़ दें, तो ये चारों शब्द मुझे इतना भयभीत कर देता है कि ये शब्द पता नहीं हमारे सामने जैसे ये शब्द आते हैं तो मेरे अजीब से दृश्य हमारे सामने आ जाता है। बचपन से हम सब ने सबसे पहले जब टीवी हमारे घर में आया था तो रामायण सीरियल ही सब घर घर में पॉपुलर हुआ था, और हम लोग कितने प्यार से वो सीरियल देखते थे। कभी हमारे माता पिता ने मुसलमान होने के नाते पाबंदी नहीं लगाई कि आप हिंदू का कोई धर्म देख रहे हो या आप बर्बाद हो जाओगे या आपकी जो परवरिश है उसमें खोट आ जाएगा। पूरे माता पिता सब मिल करके हम लोग वो प्रोग्राम देखते थे और राम के कैरेक्टर को कितना अप्रिशिएट करते थे हम लोग। उसके बाद जब दिवाली आती थी तो वो रामायण को देख करके हम लोग अपना रोल प्ले करते थे और उसमें एक सीता बनते थे, एक राम बनते थे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि आज से 30 साल बाद राम की जय श्री राम, मतलब राम इतना प्यारा नाम था, उसको इतना जय श्री राम कर दिया गया कि वो जय श्री राम सुनते ही ऐसा लगता है कि गुजरात का मंजर याद आता है मुझे कि कोई खंजर लेकर के आ रहा है और खंजर लेके मेरे सीने में भोग देगा। मुझे बिल्किस बानो याद आती है, जब जय श्री राम का कोई नाम लेता है तो मुझे बिल्किस बानो याद आती है कि कैसे
कैसे बिल्किस बानो का रेप हुआ और कैसे उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है, कैसे उसका पेट फाड़ करके उसके फीटस को जय श्री राम बोल करके उसके तलवार के नोक पर घुमाया जाता है। तो क्या हमारा देश कभी ऐसा नहीं था? कभी साझी संस्कृति थी। अभी इतने विद्वान लोग यहाँ पे हमारे बीच में है, राम पुनियानी जी हैं और हमारे बीच में सभी वक्ता बहुत विद्वान है और कितनी प्यारी बातें, कितनी, ये हमसे बहुत पुराने हैं, आजादी से पहले की भी बात ये जान रहे, आजादी के बाद की भी बात जान रहे, और हम एक उनके बाद की दुनिया हमने देखा। लेकिन हमने किताब से बनारस को जो समझा वो इतना, मेरी हसरत हमेशा रहा करती थी कि मैं बनारस जाऊंगी, मैं बिस्मिल्लाह खान से मिलूंगी, मैं मुंशी प्रेमचंद के घर जाऊंगी। लम्ही शब्द हमने अपने डायरी में लिख लिया था कि जब भी मैं कभी बनारस, बचपन में आने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब मैं दिल्ली जाती थी, जब मैं बनारस से गुजर रही होती थी तो मैं खिड़की पकड़ करके मैं चिल्लाती थी कि यही जगह है जहां पर मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई। और उनकी कई ईदगाह, जो हम लोग बहुत 1 या 2 क्लास में थे तो हमने ईदगाह, उनकी स्टोरी पढ़ी थी, तो वो पूरी ईदगाह का मंजर मेरे सामने आता है। और आप सोचिए कि एक मुस्लिम समाज में नहीं पैदा होने वाला इंसान, सो कॉल्ड हिंदू समाज में पैदा होने वाला इंसान, एक मुस्लिम के घर के, उसके त्योहार के कितना खूबसूरत ताना बाना वो बिनता है और अपने बनारस की मिट्टी की पहचान उसमें देता है कि वो कितने खूबसूरत ताना बाना थे। लेकिन ये जो न्यू इंडिया आया और 2000 से हम वाटर फिल्म का जो विरोध देखा और 2014 से जो आज तक हम न्यू इंडिया के उस शब्द को अगर हम ले लें और पूरे न्यू इंडिया का जो मेक ओवर देख ले, तो हम अपनी महिलाएं, ऐसे तो पूरा देश, हम इसमें 2 तरह की चीजें देखते हैं। एक ने डराया, डराने की अंत कर दी, एक ने इतना भयभीत कर दिया कि मैंने बताया ना कि राम शब्द इतना प्यारा था मेरे लिए, लेकिन जब जय श्री राम हुआ तो मुझे जैसे जय श्री राम आता है तो हमें गुजरात का तलवार याद आता, खून से लथपथ तलवार जो एक इंसान ऐसे लेकर के होता और जय श्री राम के नारे लगाता है। एक वो भी था और एक उसी दौर में, उसी गुजरात के खून के बीच में परजानिया फिल्म बनती है। अब वो परजानिया फिल्म का कितना विरोध होता है, वो हॉल में लगती है और हॉल हाउसफुल जाता है और हम सब ने वो फिल्म देखा और हम सब ने प्रदर्शन किया उसकी। हमें वो मेरा दौर बहुत शुरुआत एक्टिविज्म का, और मैंने प्रदर्शन अपनी, मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी, मैं अपने उसको गोद में लेकर के मैं प्रदर्शन करती थी। उस फिल्म के बाद कितने पानी के टंकर हम लोग पे छोड़ दिए गए थे, लेकिन हम जैसे लोग ने उसमें लड़ाई लड़ी। हमारे 3 साल 4 साल का बच्चा ने भी उसको फेस किया, उस पानी को, और हमने जाना कि हमारे बीच के लोग कैसे हैं। तो हम इन पूरी जो नफरत का जो प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई, चाहे हम पहलू खान को देख लें, चाहे हम तबरेज को देख लें, चाहे हम अखलाक की चीजों को देख लें, तो ये जो पूरा एक हमारे पीछे पिंजड़ा, एक नफरत की जो बुनियाद बुनी गई, और जो हम 2000 से इस प्रयोगशाला के शिकार होते जा रहे हैं। और ये 2000 उससे पहले से भी आरएसएस की तो भूमिका उससे पहले से भी है, लेकिन जो 2014 में आकर के ये इतना एक्टिव रोल हो गया कि हम महिला होने के नाते, मुसलमान होने के नाते जो इनसिक्योरिटी आई, ठीक है इनसिक्योरिटी आई, लेकिन हमारे बीच में जो हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम भयभीत तो हुए, लेकिन उस भयभीत के पीछे हमको एक और खूबसूरत दुनिया दिखती है कि वो जितना डराने की कोशिश किया उन्होंने, जितना उन्होंने तबरेज की जान ली, जितना उन्होंने अखलाक की जान ली, जितना उन्होंने उमर खालिद को जेल में किया, उतने ही खूबसूरत लोग और उभर करके और उन्होंने बताया कि हम भी हैं, हम मुकाबला करेंगे और हम लगातार मुकाबला करेंगे। और उसी मुकाबले के बीच में हमने कई तरह के वर्जन देखे। अभी पिछले 4 दिन के वर्जन देख लेते हैं, उनके बौखलाहट, उनकी झूठ, इससे हमें दिखता है कि एक जीता जागता इंसान जो देश की रक्षा जिसको करनी चाहिए थी, वो किस तरह झूठ के अंगारे में, नफरत के अंगारे में पूरी दुनिया को झोंक रहा है। और एक औरत होने के नाते हम कितना इनसिक्योर उसके दौर में हो गए। तो ये सारी चीजों को हम मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। कभी भी हिटलर की दौर न रहा था, न रहेगा, हम जरूर जीतेंगे। तो धन्यवाद, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद कहकशा जी। अब हम चलेंगे डॉक्टर सलीम खां के पास। सलीम साहब, पिक्चरों की, साहित्य की तो अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हमको याद है एक जमाने में एक भोजपुरी पिक्चर आई थी विदेशिया,
विदेशिया में एक ठाकुर जो है एक चमाइन से शादी उसकी कर लेता है, प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, तो पूरा का पूरा हमारे पूर्वांचल का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, ढांचा बदल गया। और लेकिन उसने एक समाज में परिवर्तन लाया। तो ये जो पिक्चर है, संस्कृति है, ये समाज में अपने से प्रेमचंद को ही ले तो प्रेमचंद का गोदान हुआ, गमन हुआ, जो कुछ भी आप उनका साहित्य उठा करके देखिए तो वो समाज में एक जागरूकता पैदा करती है। और ये लोग भी पिक्चर बनाते हैं। ये लोग क्या बनाते हैं? तो साहब झूठी कपोल कल्पित केरला स्टोरी बना देते हैं, कश्मीर फाइल बना देते हैं और उसको टैक्स फ्री करके भी लोगों को जबरी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी दाल गलती नहीं है। तो इस लिहाज से वह जो वाटर फिल्म को जो इन लोगों ने रोकने की कोशिश किया और उसके बाद से जो हमारे बनारस को नफरत की प्रयोगशाला ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार तीसरी बार अपने मोदी जी का कहना है कि यहाँ से तो हमारी इतनी लोकप्रियता है कि कोई यहाँ से हमारे अगेंस्ट खड़ा होने के लिए ही तैयार नहीं है। तो आप इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? और बनारस जबकि बनारस का चुनाव अंतिम फेज में है, 7वें चरण में है और यहाँ से इंडिया गठबंधन की ओर से जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है उनको उम्मीदवार लोगों ने घोषित कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से पहलकदमी होनी चाहिए उस तरीके से अभी यहाँ पहलकदमी दिखाई नहीं पड़ रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जो उनके चाणक्य कहे जाते हैं और न जाने किससे किससे भूमिष्ठ किए जाते हैं, आज वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के अपने कार्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं और सारा शासन प्रशासन अमला जमला सब लगा हुआ है, लेकिन सड़क पर सन्नाटा है, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है गाड़ियों का झुंड अपना काफिला यहाँ आ जाए देख रहे हैं। तो इन सारे संदर्भों में आप बनारस को नफरत की प्रयोगशाला बनते हुए कैसे देख रहे हैं और आगे उसका क्या भविष्य देखते हैं? डॉक्टर सलीम खान अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में बनारस के बारे में और वाटर फिल्म के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई और मैं ये कहना चाहता हूँ जो कुछ मैंने सुना और पढ़ा भी था इससे पहले, उससे ये बात समझ में आती है कि जहाँ अंधेरा ज्यादा होता है वहीं से उजाले की किरण निकलती है। और बनारस ने ये बात साबित की कि जब अगर वो वाटर फिल्म का ये लोग विरोध नहीं करते तो ये साझा संस्था नहीं बनती या ये कि वो एक्टिव नहीं होती। तो ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। कुछ लोग अंधेरा फैलाने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग उजाले जो है वो फैलाने के लिए निकलते हैं और ये ऐसा हमेशा हुआ है और आगे भी होता रहेगा। असल में इसके पीछे जो चीजें काम कर रही है उसको कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा साधारण कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गहराई में जाने की जरूरत है। आपने प्रस्तावना में लिखा कि भाई धर्म और हिंदू धर्म और हिंदुत्व ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये बात को समझना पड़ेगा। अगर इसको नहीं समझा जाएगा तो फिर जनमानस को जो है वो समस्या होगी। इसी तरह से राष्ट्रवाद और धर्म का मिश्रण, ये असल में उससे आगे बढ़ के जो आपने बात कही आनंद तिवारी साहब ने, वो ये थी कि ये जो है वो राष्ट्रवाद और पूंजीवाद का मिश्रण है। तो ये जो खतरनाक मिश्रण है इसको हमको समझना पड़ेगा इस पूरी कहानी को समझने के लिए, वरना वो जो कॉर्पोरेट कल्चर आया है जिसने वाराणसी को या बनारस को बर्बाद कर दिया वो हम नहीं समझ सकते। अब आप देखें कि पूंजीवाद का जो संबंध है वो अर्थशास्त्र से, और हम थोड़ा सा भारत का इतिहास देखें आजादी के बाद से, तो शुरू में जो जमाना था वो वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी समाज की एक सपना था और लेफ्ट टू द सेंटर, यानी ये कि वामपंथी की तरफ झुकाव वाली अर्थव्यवस्था भारत में आई और जिसके जरिए से आम लोगों को और दबे कुचले लोगों को ऊपर लाने की एक सोची समझी कोशिश शुरू हुई। उसके बाद हालात बदले तो भारत में पूंजीवाद आया नरसिम्हा राव के जमाने में। लेकिन फिर ये हुआ कि जब लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी
तो उसको ह्यूमन फेस देने की कोशिश की गई और मानवी चेहरा, यानी वो एक्चुअली कोशिश ये थी कि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं भारत के, उनको उनके अधिकार मिले इस व्यवस्था के अंदर भी, ये एक कोशिश थी। और हम ये देखते हैं कि मनमोहन सिंह के जमाने में इस तरह की बहुत सारी कोशिशें हुई जिसमें लोगों के जो अधिकार हैं, जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, इन तमाम चीजों पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद को इधर घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब मोदी जी वापस आए तो इन्होंने जो है वो भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया। ये बात हमको समझना पड़ेगा कि मोदी जी जब पहली बार अमेरिका गए, इनके ऊपर पाबंदी थी पहले, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जब जाने का मौका मिला तो गौतम अडानी इनके साथ। भाई गौतम अडानी क्यों गए उनके साथ, ये बात सोचने वाली है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। अब जब कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म हो जाता है, देखिए एक तो है कि अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी लोगों का ख्याल किया जाए, लेकिन जो आम लोग हैं उनके अधिकारों का भी ख्याल किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए सरकार की। लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म में सिर्फ पूंजीवादी लोगों की जो है वो हितों की सुरक्षा की जाती है, आम लोगों का जो है वो जनाब बड़े पैमाने पे शोषण होने लगता है, अत्याचार। ये शोषण और अत्याचार के खिलाफ लोग उठेंगे, ये बात लाजमी, कोई कुछ भी कर ले। इसीलिए किसान कानून के जरिए से जब कैपिटलिस्ट लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई तो किसान उठे। अब इसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए आपको क्या चाहिए? इसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए आपको सीएए चाहिए, क्योंकि सीएए के जरिए से आप ये इसको हिंदू मुस्लिम समस्या बनाते हैं और हिंदू मुस्लिम समस्या बना के जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों का ध्यान उस शोषण की तरफ से और अत्याचार की तरफ से हटाते हैं। आप ये देखें कि इस दौरान बहुत सारा, जो अभी बता रही थी हमारी बहन लखनऊ से, बहुत सारा अत्याचार, मॉब लिंचिंग वगैरह हुआ, लेकिन इसी के साथ ये भी हुआ कि जो मजदूरों के अधिकार थे वो छीन लिए गए, एमएसपी जो है वो उससे इनकार कर दिया गया। तो ये जब होता है, आप देखिए कि आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बांसवाड़ा में मोदी जी ने जो है वो, जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो पहला रिएक्शन मोदी जी का था कि ये मुस्लिम लीग का या जीना का घोषणा पत्र है। दूसरी बार बांसवाड़ा में वो और ज्यादा परेशान होके बोले कि ये लोग जो है वो आपके मंगलसूत्र भी छीन लेंगे और उन लोगों को दे देंगे जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं, यानी मुसलमान हैं, और इन लोगों ने कहा है कि मुसलमानों का हक पहले। सवाल ये है कि आखिर उस घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जिसने मोदी जी को परेशान कर दिया? उसमें ये है कि ये जो आर्थिक विषमता है कि भाई 50% जो देश की धन दौलत है वो 22 फैमिली के अंदर चली गई और मोदी जी उसमें जो है वो मदद कर रहे हैं उनको, उनके लाखों करोड़ रुपए जो है वो मोदी जी माफ कर रहे हैं उनका कर्जा, और किसानों का कर्जा माफ नहीं होता है, वो जो है वो आत्महत्या करता है। इसकी तरफ से ध्यान हटाने, इससे परेशान हो गए मोदी कि अगर कल को ये कहा जाएगा कि आखिर अडानी इतना अमीर कैसा हो गया, अंबानी के पास इतना पैसा क्यों चला गया, इतने पैसे आपने उनके माफ क्यों कर दिए, गरीब लोगों का इतना शोषण क्यों हो रहा है, क्यों उनका खून चूसा जा रहा है जीएसटी के नाम पर, तो हम ऐसी अर्थव्यवस्था लाएंगे जिसमें कि गरीबों को फायदा दिया जाएगा, अमीरों से जो है वो टैक्स लिया जाएगा। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि कॉर्पोरेट टैक्स कम है हिंदुस्तान में, जो हमारे खजाने में पैसा आता है वो पूंजीपतियों से कम आता है और गरीबों से ज्यादा जाता है। तो जब ये बात कही गई कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था लाएंगे जिसमें इन पूंजीपतियों से जो है वो टैक्स लिया जाएगा, उसका पैसा नहीं लिया जाएगा, उनसे टैक्स लिया जाएगा जो अभी नहीं लिया जा रहा है, और उन लोगों पे खर्च किया जाएगा जिनका के खून चूसा जा रहा है, जो गरीब है, मेहनत करता है। तो मोदी जी परेशान हो गए और इस परेशानी ने उनको जो है वो बांसवाड़ा में भाषण देने पे मजबूर किया, और यही परेशानी है इन लोगों की सबसे बड़ी।
और इसके लिए ये लोग जो है वो कम्युनलिज्म को और नफरत को जो है वो फैलाते हैं ताकि लोगों का ध्यान इस शोषण की तरफ ना आए। लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं और आज नहीं कल लोगों का ध्यान जो है उस अत्याचार और शोषण पे आएगा और जो लोग ये कर रहे हैं उन लोगों को और जो प्रशासन उनकी मदद कर रहा है लोग उनको सबक सिखाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि बनारस में जो कुछ भी हुआ है वो एक उम्मीद की किरण है कि लोग जो है वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इसके खिलाफ उठेंगे, वो लड़ेंगे और वो कामयाब होंगे। शुक्रिया जी, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से नफरत की प्रयोगशाला बनाने की शुरुआत इन्होंने किया और खास करके 1991 के बाद और उसमें बीच में टर्निंग पॉइंट 2000 आया और फिल्म के नाम पर वाटर फिल्म का इन्होंने विरोध किया और संस्कृत में भी जिस तरीके से उसको अपमानित करने का काम किया है और खास करके भोजपुरी के